छाया मंत्रिमंडल की ये संसद आज आपकी ये समुपस्थित है। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के चैनल पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा, उसको आप शेयर कर लेंगे। 1 जून तक हम रहेंगे, ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत नाम से आप सर्च करेंगे तो आज हम 6 बिलों के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारी ये संसद जो है इस बात के लिए बैठती है कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में कौन से काम किए और कौन से बिल बनाए और वो बिल की एसेंस क्या है और वो किसके हित में बने। तो पहला फार्म लॉज रिपील बिल 2021 है, यानी 3 काले कानून बनाए थे। तो मोदी जी ने पहले दिन तो घोषणा कर दी संसद के बाहर और 29/11/2021 को ये संसद के दोनों सदनों में रखा गया। अब किसान यूनियन ये कह रही है कि इसको सस्पेंड किया गया है, ये कह रहे हैं हमने रिपील कर दिया, हालांकि बिल रिपील के नाम से टेबल पर रखा गया था। ये तारीख मैंने बताई है आपको, और राष्ट्रपति ने उसको रिपील किया नहीं किया, अभी ये बिल्कुल बात अंधेरे में ही है कि तीनों बिल कहाँ किस स्थिति में है, रिपील हो गए। 1562 बिल रिपील हुए हैं, तो उसमें हो सकता है उन संख्या का हो, लेकिन इसके बारे में हमें हमारी जो कैबिनेट है, शैडो कैबिनेट, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, डेटाबेस नहीं, इसलिए हम फालतू की बात नहीं करेंगे। संसद में सिर्फ इतनी सी बात रखी गई कि मोदी जी को क्या अधिकार था बाहर घोषणा करने की, संसद में रिपील होते फिर जाकर के आप कहते हैं कि मैंने ये रिपील करवाए हैं। क्यों? संसद करती है, प्रधानमंत्री का कोई उसमें नहीं होता। बिल संसद ने बनाए हैं तो प्रधानमंत्री किस बात के लिए मेरी गलती हुई, मेरे ये हुआ, किसानों को ले, यूपी के चुनाव थे तो हिप्नोटाइज के तौर पे ये बात कही। तो संसद से बाहर इनके बहुत सारे स्टेटमेंट इस तरह से हैं, जैसे नोटबंदी थी, इनके पावर की बात नहीं थी, आगे ठोक दिया, आरबीआई भी सख्ते में आ गई और सारा कुछ हो गया, यानी इसको डिक्टेटरशिप की श्रेणी कह सकते हैं। दूसरा बिल है हमारा नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अमेंडमेंट बिल 2021। होम्योपैथी की पहले काउंसिल थी, उसको रिपील करके भंग किया गया और उसके बाद में उसकी जगह नेशनल कमीशन बनाया गया होम्योपैथी के लिए। वो इसलिए बनाया गया, होम्योपैथी के ऊपर इनका एक कब्जा जो है वो कायम करना था, एक ऐसी कमेटी बना करके और मुट्ठी में अपने इंस्टीट्यूट को लेने के लिए। पहले वो काउंसिल थी, वो अलग तरीके का अलग सेटअप था, तो इन्होंने इसको नए रूप में कर दिया। तो 11 अगस्त 21 को हो गया, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में ये बिल पास हो गया, होम्योपैथी की नेशनल कमीशन बना दिया गया। इसी तर्ज पे इनका सेम डे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन अमेंडमेंट बिल 22, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसको भंग करके और उस बिल को रिपील करके और ये नया बिल ला करके और इस पे भी अपना कब्जा मेडिकल के ऊपर करने की कोशिश करी। होम्योपैथी पे हो गया, मेडिकल पे हो गया, इसके अंदर ये आयुर्वेद, योगा वगैरह ये सब आते हैं, इसमें शामिल आ जाते हैं। ये होम्योपैथी के साथ यूनानी है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, योगा है, आयुर्वेद है, ये सारा इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की मुट्ठी में आ गया और इस बिल को पास करके इनको कब्जे में ले लिया। वो पहले ऑटोनोमस टाइप बॉडी होती थी, अब इन्होंने अपने सेक्रेटरीज डाल करके अपने कब्जे में ले लिया। सारी इंस्टीट्यूट को इन्होंने 1 by 1, तो ये बिल है, इसको भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से सरकारें शासन करती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 127 अमेंडमेंट, जो ओबीसी के लिए किया गया। पहले ओबीसी का क्या होता था कि SC ST का जो कमीशन था उसके अंदर ही ओबीसी की जाती थी, क्योंकि वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, वो SC ST की थी, और ओबीसी की जो थी स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी एक आदेश कर दिया कि भाई तुम्हारे काम भी ये देखेंगे। फिर इन्होंने इसको अलग से 102 संविधान के अंदर अमेंडमेंट किया। बिल जो था वो 127 है और सोशल जस्टिस का वो भी 11/8 को इन्होंने क्लियर कर दिया। अब इसके अंदर कई धाराएं बदल दी और मोटा मोटा ये लिया कि भाई ओबीसी की जो लिस्ट है वो हम अपने कब्जे में लेंगे। इसके बाद में 105वां संशोधन अलग हुआ 125 के बाद में, और उसके अंदर 105 और 102 के अंदर ये हुआ कि महाराष्ट्र वाला जो था वो मराठा का, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वार, उसके बाद में बड़ी लड़ाइयाँ चली और लड़ने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई। कुछ चुनाव भी थे आगे, इस स्थिति पे तो इन्होंने कहा चलो स्टेट की स्टेट बनाएगा, हमारी ये बनाएगा, लेकिन अभी इसके अंदर कोई क्लियरेंस नहीं है। मोटा मोटा चाबी जो है वो ओबीसी कौन होगा इसकी राष्ट्रपति की अधिसूचना होगा। राष्ट्रपति का मतलब कैबिनेट और मंत्रिमंडल होता है। तो ये
काफी बड़ा बिल है, इसको ज्यादा डिस्कशन आप लोग कर सकते हो अपना जा करके कि किस किस तरीके से इन्होंने घुमा में बात की। हमने एक मीटिंग ली थी, उसमें यह था कि भाई किसी सेटअप के लिए जैसे एक धर्मशाला है, धर्मशाला का मेन गेट की चाबी है, जो लड़ाई हो मेन गेट में नहीं घुसने देंगे राज्यों को मेन गेट की चाबी राज्यों को दे दी। राज्य यदि वरंडे में घूमते रहें और ओबीसी का कमरा हो कि ये इसमें जाट हैं, इसमें राजपूत हैं, नहीं वो सुतार हैं, इसमें ये फला फला ओबीसी के कमरे हों, उनकी चाबियां यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहे तो आपका धर्मशाला में घुसना नहीं घुसना मतलब नहीं। आप वरंडे में घूम लिए, बाथरूम का आपने यूज कर लिया या हेल्प कर दी उनकी कि ये भी ओबीसी है, आप इनको कर रहे हैं। फाइनल चाबी जो है वो इन्होंने अपने हाथ में रखी है। तो अब ये सरकारें इसमें आएगी तब पता लगेगा। इसके बीच में एक रोहिणी आयोग लगा करके अभी थोड़े दिनों पहले ही रोहिणी आयोग को रिपोर्ट भी लागू कर दी। रोहिणी आयोग जो है लेयर में कन्वर्ट करके कहता है कि भाई ये जो है जातियां हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठा दिया, इसलिए इनको नीचे किया जाए, इन जातियों ने नहीं किया जाए ऊंचा करके। यानी इस तरीके का ढांचा खड़ा कर दिया रोहिणी आयोग के मार्फत और इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल के मार्फत कि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ते रहो और आपकी एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी। ये इस तरीके के बिल बनते हैं। सामाजिक सुरक्षा का जब बात करते हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, तो एम्पावरमेंट भी नहीं हो रहा है इसमें, सोशल जस्टिस भी नहीं हो रहा है, और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC के नाम से ये बनाएंगे सेटअप। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चाबी होगी, स्टेट गवर्नमेंट इनको सपोर्ट के तौर अपना रिकमेंडेशन, फाइनल अथॉरिटी राष्ट्रपति के पास है। तो ये जो है इस तरीके का इन्होंने ढांचा खड़ा किया सोशल जस्टिस की, ताकि वर्गों के बीच में लड़ाई चलती रहे और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे होते रहे। ये व्यवस्था इन्होंने की। अब एक बिल आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अमेंडमेंट करने का। 2009 के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है, संसद बनाती है। सेंटर का मतलब गवर्नमेंट का मतलब मेरा संसद से जो यहाँ बात मैं कर रहा हूं वो संसद की पावर की बात है। संसद अपने आप में पावर रखती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अमेंड किया गया। अमेंड के अंदर इन्होंने ये किया कि लद्दाख के अंदर सिंधु करके एक यूनिवर्सिटी खोली और टीचिंग एंड रिसर्च के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, केरला और हरियाणा के अंदर किया। आगे हमने एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पहले हमने कर दिया, यानी यूनिवर्सिटी का जो ऑटोनॉमस बॉडी है इनमें करके। अब इसके अंदर ये लोग क्या है कि टीचिंग एंड रिसर्च के नाम से इसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का जो सेटअप है इसका NRF करके आगे कई फंड हैं, उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक फंड बनाया 50,000 करोड़ का, जिसमें 34,000 करोड़ तो प्राइवेट लोग लगाएंगे, 14,000 करोड़ 36,000 वो लगाएंगे, 14,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इस तरीके से जो रिसर्च का मामला है और टीचिंग का मामला है इसको ऐसा गाड़मेल कर दिया यूनिवर्सिटी लेवल पे कि इनके अपने बंदे बिठाए जो इनकी आइडियोलॉजी या RSS ओरिएंटेड है, सारी यूनिवर्सिटी पे इस तरह से कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद में प्राइवेट प्लेयर को जो है उनको इसमें डाल दिया रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए। और इंटरनेशनल समझौते भी हो गए, जो हार्वर्ड वगैरह है वो बिल आगे आएगा। इन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। तो आप 1 by 1 मेरी सीरीज को पढ़ोगे आप ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत में, तो पहले जो कौन से बिल आए हैं उनमें क्या क्या था, इस बिल में कौन सा आया, बहुत संक्षेप में मैं इनको बता रहा हूं, नाम बता रहा हूं। तो आप गूगल में जाओ, उसको ट्रेस करो तो आपको भी मिल जाएगा कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए। अब एक बहुत बड़ा बिल है, इसके बाद में हमारा छठा बिल पूरा हो रहा है। ये बिल है द टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। ये बिल एक ऐसा बिल है कि 2007 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने वोडाफोन और कैरन इंडिया, दो कंपनियां हैं जो भारत में बाहर की है, काम कर रही थी। एक UK की है कैरन इंडिया, ये यहाँ की जो है नीदरलैंड की है। इन लोगों ने यहाँ धंधा किया तो उस गवर्नमेंट ने इनसे पैसे मांगे टैक्स के कि भाई आप इतने शहर है भारत के अंदर है तो आप हमें भी टैक्स दो। तो टैक्स देने के अंदर ये चलता रहा, चलते चलते 7 के अंदर इन्होंने मांगा, दिया नहीं, और ये कागज कार्रवाई होते होते 2012 आ गया। 2012 के अंदर ये हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में इनको रिलीफ मिली कि ठीक है आप नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई आपका कोई ऐसा कानून नहीं है तो ये पैसे कैसे देंगे, कानून होता तो आप पैसे देते।
तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2012 में एक रेट्रोस्पेक्टिव नाम से, यानी जो पीछे से लागू हो, कि टैक्स जो है वो 2007 से लागू होगा और उसका ब्याज लागू होगा, ऐसा एक बिल बनाया 2012 में। 2012 में बिल बनाने के बाद में उनकी गवर्नमेंट चली गई, इनको बिल बनाया, इनको नोटिस जारी हुए। इसके बीच में ये दोनों कंपनियां जो है, इंटरनेशनल का एक ट्रिब्यूनल बना, वहां चले गए, तो वहां जाकर के इनको स्टे मिल गया। इतने में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट चली गई। अब क्या होता है कि 12 के 14 के बाद में क्या हुआ, वहां इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने उन कंपनियों के फेवर में फैसला दे दिया कि ये कंपनी पुराने टाइम्स का कोई टैक्स नहीं देगी, पैसे जो आपने चूक गए सो चूक गए, अब काहे का टैक्स है, कुछ नहीं देंगे ये 7 से लेकर के, और 7-8 साल का वो टैक्स खाए बैठे थे। और केयर इंडिया के तो फेवर में लिख दिया कि आपने इनको हरेसमेंट किया, इसलिए 78,000 करोड़ रुपए आप दो। वहां इंटरनेशनल लॉबी थी, वो मिल गई इनसे, कंपनियों से। अब इन्होंने क्या किया कि ढंग से पैरवी नहीं की, या कारण ये हुआ क्योंकि केयर इंडिया ने वेदांता को बेच दिया था वो ढांचा। केयर इंडिया को जो प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा वेदांता के गले में डाल दो, 9% टैक्स नहीं, वो शेयर रख लिया अपने पास में, बाकी गले में उसको डाल दिया। वोडाफोन ये लड़ता रहा, तो लड़ते लड़ते स्थिति ये आ गई कि करीब करीब ये 20 तक बात पहुंच गई है। 7 की लड़ाई 20 तक पहुंच गई, और मोदी गवर्नमेंट के बिना किसी ज्यादा पैरवी नहीं करने के कारण से समझो, या फैसले के अंदर अब चैलेंज क्या करेंगे, भाई फैसला तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कानून हो तो ले लो, तो कानून बनाया तो साहब उस कानून को रद्द करना था इनको, कि भाई हम अब माफ करते हैं तुम्हें, ये कानून है इसको वापस ले लेंगे। यानी 2007 से 13 साल तक मोदी ने, गवर्नमेंट ने ये स्थिति खड़ी कर दी कि सरेंडर होकर के, और वोडाफोन और केयर इंडिया के सामने सरेंडर होकर के, और इनको कहा कि आप ऐसा करो, ये हमारे ऊपर जो मुकदमे वगैरह लगे हैं इनको आप वापस ले लो, ये शर्तें हैं हमारी, और हम आपका जो है ये वापस ले लेते हैं। अब साहब